हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिमरन सोंधी है और आज मैं आपको गुजरात के यान रेजिस टेक्सटाइल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पटोला के बारे में। पटोला का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि पटोला शब्द पट से लिया गया है, जिसे संस्कृत में पट्टा व तेलुगु में पटोला कहते हैं। पाटन, जो पटोला का घर है, अहमदाबाद से 125 किलोमीटर दूर है। लगभग 900 वर्ष पहले 1145 बीसी में साल्वी समुदाय के लगभग 700 कारीगर कर्नाटक व महाराष्ट्र के राजा कुमार पाल की द्वारा लाकर बसाए गए थे, जो सोलंकी राजवंश के थे, जो उस समय गुजरात व राजस्थान के व मालवा के कुछ भागों में शासन करते थे। यह कारीगर जलना में रहते थे, दक्षिणी महाराष्ट्र में स्थित है, और इन्हें पटोला के सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कारीगर माना जाता था। पटोला सोलंकी राजवंश के पतन के बाद भी अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध है। पटोला इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड तक भी पहुंचा। इसे डबल इकत भी कहा जाता है। यह जटिल प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी कुशलता व श्रम की आवश्यकता पड़ती है। साल्वी समुदाय का प्रत्येक सदस्य इस बुनाई प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानता है। पटोला की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें डिज़ाइन के आगे पीछे दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। यह हमेशा प्लेन बुनाई से बुना जाता है। पटोला में प्रयोग होने वाला सिल्क का धागा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जापान, कोरिया, चीन, कश्मीर से मंगवाया जाता है। ताने के धागों का रंगना। इसमें मैं आपको पहले बता दूं, जो ये यान रेजिस्ट टेक्सटाइल होते हैं, इसमें इसका मतलब ये होता है कि पहले धागों को अवरोध करके डाई किया जाता है, मतलब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको उसमें कलर किया जाता है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। अब इसमें इकत, डबल इकत वो होता है जिसमें ताने और बाने दोनों के धागों को रंगा जाता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। एक होता है सिर्फ जिसमें ताना के धागों में रंगा जाता है और बाने का धागा प्लेन होता है, और एक होता है जिसमें ताने का धागा प्लेन होता है और बाने के धागों से डिज़ाइन किया जाता है। तो जिसमें एक समूह के धागों को किया जाता है डाई, वो सिंगल इकत कहलाते हैं, और जिसमें दोनों धागों का यान रेजिस्ट किया जाता है उसको डबल इकत कहा जाता है। और पटोला जो गुजरात का है वो दोनों डबल इकत की कैटेगरी में आता है। ताने के धागों को रंगना। सबसे पहले ताने के धागों को रंगा जाता है। इसके लिए डिज़ाइन को पहले ग्राफ पर अंकित किया जाता है, फिर इसे डिज़ाइन के ताने बाने पर छापा जाता है। बांधने के लिए धागा या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यह कार्य सावधानी पूर्वक किया जाता है। उसके बाद रंगाई की जाती है। रंगाई के लिए वनस्पतिक रंगों जैसे आंवला, हरड़, बहेड़, हल्दी, नील व विभिन्न फूल पत्तियों से निकाले गए रंगों का प्रयोग किया जाता है, परंतु आज रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा है। रंगाई हल्के से गहरे रंग की ओर की जाती है। यह क्रिया तब तक की जाती है जब तक डिज़ाइन के अनुरूप रंग प्राप्त ना हो जाए। इसी प्रकार बाना भी बनाया जाता है। ये देखो, धागे पर छपाई कैसे करते हैं। डिज़ाइन मार्क कर रहे हैं, उसके बाद उसे बांध दिया जाता है, फिर उसे रंग दिया जाता है। उसके धागों को खुलने के बाद धागा ऐसे लगता है, और फिर उसके उसको धागों को खोलकर सुखाया जाता है। डिज़ाइन के अनुसार ताने के धागे दूसरे रंग के धागे उसमें डाले जाते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तानों के धागों को डिज़ाइन के अनुसार जमाना। बुनाई प्रक्रिया। बुनाई सादे करघे पर की जाती है और औजार बम्बू के होते हैं। ताने के धागों को करघे पर लगाया जाता है व बाने को बॉबिन पर लपेटा जाता है। इस करघे में चलने वाला पेडल नहीं होता, लेकिन एक हैंडल होता है। बुनाई के लिए करघा बांस या लकड़ी का होता है। ये तानों को कैसे करघे पे लगाया जा रहा है, और ये दूसरी पिक्चर में पता चल रहा है कि बुनने के लिए हाथ को की छोटी छड़ी के रूप में रोजवुड रॉड का उपयोग किया जाता है। इसमें इस तरह से बुनाई करते समय धागे को गूंदने के लिए बांस की शटल का उपयोग किया जाता है। डिज़ाइन पैटर्न के अनुसार धागे को व्यवस्थित करने के लिए एक लोहे की सुई का उपयोग किया जाता है, और अंतिम उत्पाद ऐसा होता है। पटोला साड़ी के निम्न अलंकरणों के नाम से जाना जाता है, जैसे पान, अखरोट भात, छाबड़ी भात, फुलवारी भात, नारी कुंज भात। नारी मतलब लेडी, और फिर कुंज यानी ये पैरेट बना हुआ है। रतन चौक भात। पटोला बुनाई केंद्र। पटोला बुनाई केंद्र प्राचीन काल से ही पटोला बुनाई के मुख्य केंद्र गुजरात रहा है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, पाटन, बड़ौदा का नाम विशेष रूप से रहा है। अन्य केंद्रों में जालन, जूनागढ़, कोचिन और त्रिवेंद्रम आदि के लिए को लिया जा सकता है। इसका उपयोग वैवाहिक साड़ियों में अधिकतर किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी महंगी होती हैं।
इसकी ये विशेषता होती है कि पटोला साड़ी चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन उनके ऊपर जो कलाकृति उकेरी जाती है उनका रंग कभी फीका नहीं पड़ता। गुजराती में एक कहावत भी है, पाटननु पटोला फाटे पण फीटे नहीं, मतलब फट जाता है लेकिन इसका रंग फेड नहीं होएगा। वर्तमान में केवल 4 परिवार हैं जो पटोला बुनाई के सुंदर शिल्प का काम करते हैं या परिवार के बेटों को सिखाया जाता है। काम करने वाले हाथों को एक छोटी संख्या इसे एक थकाऊ रूप में लंबी प्रक्रिया बनाती है। भले ही कलाकारों के आगे कुछ वर्षों के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं, निवेश के मुद्दे, समय और युवा पीढ़ी की उदासीनता शिल्प को अस्तित्व को बहुत मुश्किल बना देती है। सस्ता एकल इकत पटोला नकल के साथ बाजार में आ रहा है और प्राकृतिक रंगों की जगह लेने वाले रासायनिक रंग आ रहे हैं। असली पटोला खत्म हो रहा है। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1.5 लाख से 3 लाख रुपए है। 50,000 रुपए में पटोला दुपट्टा खरीद सकते हैं। एक वास्तविक पटोला की पहचान यह है कि ज़्यादा पहनने और कपड़े फटने के बाद भी रंग फीका नहीं पड़ता, जिससे यह आदर्श हथकरघा उत्पाद बन जाता है। कहा जाता है कि रंग 300 साल तक चलते हैं इसके। नेक्स्ट है मशरू। मशरू शब्द संस्कृत में मसृण से मिला है, जिसका अर्थ है चिकना होना। अरेबियन शब्द मशरू को अनुमति मिलने से भी जोड़ा गया है, जिसका कारण मुस्लिम द्वारा सिल्क को बनने वस्त्र के उपयोग में प्रतिबंध था, क्योंकि मशरू में साटन बुनाई का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस कपड़े में सिल्क बाहर एवं सूती अंदर की ओर रहता है। मशरू का उत्पादन 19वीं सेंचुरी में भारत के कई स्थानों पर होता है। मशरू बुनाई प्रक्रिया अधिकांशतः इसमें पट्टियों वाले डिजाइन देखे जाते हैं। मशीन से कता हुआ सूती धागे बाने में एवं ताने के में सिल्क का प्रयोग करते हैं। ताने के धागों को करगे पर लगाने से पहले व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले धागों को रंगा जाता है। पाटन कस्बे के 2 समुदाय के लोग मूल रूप से इस कार्य में शामिल थे, जिसमें हिंदू खत्री पारंपरिक बुनकर और मुस्लिम रंगरेज गुजरात के थे। वह इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया करते थे। मशरू इकत में ताने को बांधने के लिए पुराने धागों का प्रयोग करते थे। रंगाई का काम पहले हल्के रंग से करते थे, फिर से बांधकर गहरे रंग से की जाती थी। अंत में धागों को खोलकर सुखाया जाता है। ताने के सेट को अलग अलग खींचकर खड़ी लाइन में डिजाइन के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। बाने के लिए सादे सूती धागों को बॉबिन से शटल पर चढ़ाते हैं। यह शटल लकड़ी की बनी होती है। इससे बुनाई पारंपरिक पिटलूम या फ्लाई शटल रूम पर की जाती है। इसमें हम इसके स्टेप्स देख सकते हैं किस तरह से होता है। मुख्य रूप से लाल, पीला और काले रंगों का प्रयोग कर बुनाई की जाती है। शुरुआत में रेजिस्ट रंगाई द्वारा धारियों और कोण का डिजाइन बनाए जाते हैं। पट्टियां को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए इकत का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कटनी, गोलबदन, गलता, सांगी आदि डिजाइन भी बनाए जाते हैं। कुंदी करना, तैयार वस्त्र को ठंडे पानी से धोया जाता है। उसके बाद तह बनाकर उल्टी तरफ से भारी लकड़ी की हथौड़ी से कुटाई की जाती है। इस प्रक्रिया को कुंदी करना कहा जाता है। कपड़े की सीधी तरफ से कैलेंडरिंग की जाती है। स्टार्च के लिए गेहूं के आटे का उपयोग किया जाता है। 19वीं सेंचुरी में मशरू उत्पादन का प्रमुख केंद्रों में पाटन, भुज, कच्छ, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, मद्रास, बनारस, आगरा और आजमगढ़ इत्यादि हैं। अब गुजरात के पाटन मंडी में मशरू बनाया जाता है। मशरू की वर्तमान स्थिति। अंतिम उत्पाद की लागत और कम करने के लिए हाल ही में कुछ शिल्पकार शुद्ध रेशम के बजाय रासायनिक रूप से रंगे हुए रेयॉन का उपयोग करते हैं। रेयॉन किफ़ायती है और रेशम के कपड़ों की तुलना में बेहतर बनावट और चमक देता है। हालांकि सिंथेटिक रंजक जो अब उपयोग किए जाते हैं कपड़ों को कमज़ोर बनाते हैं। मशरू ने अब घरेलू सामानों की श्रेणी में अपना स्थान पाया है। मशरू के डिज़ाइन समय के साथ सरल होते गए हैं। ठोस रंग के कपड़ों के साथ उज्ज्वल और ज्वलंत डिजाइन पारंपरिक इकत डिजाइन के पैटर्न वाली धारियों की जगह ले रहा है। शिल्पकार इकत के साथ बांधनी साड़ी डिजाइन को शामिल करते हैं। पारंपरिक मशरू विलुप्त होने की कगार पर है। फैब्रिक को आज पावरलूम के साथ बनाया जा रहा है। कपास और रेशम के धागों के साथ मशरू का निर्माण एक रंगाई कला है। इसमें मशरू के स्टोल्स देख रहे हैं, कुशन कवर है, बैग बन रहे हैं। ये सब मशरू के टेक्सटाइल्स हैं। आई होप आपको समझ आया हो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।